नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आप सभी को पढ़ाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लगभग में 1-2 महीने पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और मैंने पुनः इसको पढ़ाना शुरू किया है और पढ़ाएंगे हम। वैसे तो आपको कह सकते हो बंदा बहादुर के बाद, परंतु जितना अभी तक पढ़ाया था उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन के चलते अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर जो है रिवीजन किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से कर्नाटक युद्ध के बारे में रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने पहले ही समय को बचाने के लिए इसको लिख के रखा है। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इससे पता चल रहा होगा कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। देखो, जो लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दी है। आप वहाँ से जाकर इन युद्धों के बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। वैसे अगर आप जितना बोर्ड पे लिखा है इतना ही आप अगर याद कर लेते हैं तो छोटे मोटे जो तो पेपर होते हैं वो तो ऐसे निकल जाएंगे। तो आप सब देखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला और इसमें जो है मुख्य जो युद्ध हुआ था अंडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। और इसमें जो मुख्य संधि हुई थी एला शापल की संधि या एक्सला सापल की संधि कही जाती है। अब 1746 से 1748 के बीच में क्या गतिविधियां हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो पूछा जा सकता है कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो ऑस्ट्रिया में है तो भारत में लड़ाई कैसे हो गई। तो देखिए, आप जो ये ब्रिटेन के निवासी थे या अंग्रेज जो थे और ये फ्रांसीसी थे, ये सिर्फ भारत में ही अपना शासन नहीं स्थापित किए हुए थे या भारत में ही सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, ये अन्य देशों में भी व्यापार कर रहे थे। और यहाँ जहाँ पे देखते थे कि इनको शासन की गद्दी मिल जाएगी वहाँ पे अपना और वर्चस्व जमा लेते थे। इस तरीके से भारत में भी था। लड़ाई ये चल रही है ऑस्ट्रिया में और ये लड़ाई पहुंच गई भारत में। अब यहाँ पे क्या था, उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वो था निकोलस मोन्स भारत में। और यही अगर भारत में उस समय फ्रांसीसी गवर्नर की बात करेंगे तो उस समय डुप्ले था। और कर्नाटक की नवाब की बात करें तो उस समय अनवरुद्दीन थे। ये कहानी है, ये कह सकते हैं ये स्थिति है। अब क्या होता है, अब निकोलस मोन्स को पता चलता है क्योंकि वो अंग्रेजी गवर्नर है, उसको पता चलता है कि हमारी पार्टी में एक व्यक्ति आ रहा है लड़ने के लिए। किससे? डुप्ले से। अच्छा, ये भी बात पता चली डुप्ले को कि कोई लड़ने आ रहा है हमसे। तो डुप्ले सबसे पहले अनवरुद्दीन के पास पहुंचे, कहने लगे कि राजन, हम चाहते हैं कि ये तो लड़ाई ऑस्ट्रिया में हो रही है, यहाँ पे लड़ाई क्यों हो। तो अनवरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो कह रहे ठीक है, लड़ाई रुकवाएंगे। ये बात जब निकोलस मोन से पूछी गई, उन्होंने कहा मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, हमारी जो देश है वो वही अपने सेना भेज रही है। और किसको भेजा था? तो बेटन को भेजा था। कहा वो अपने लड़ेंगे आके, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम कुछ आपको सुझाव नहीं दे सकते हैं। अब तो लड़ाई की स्थिति आ गई। अब क्या होता है, लड़ाई शुरू होती है। फिर डुप्ले पहुंचता है क्योंकि डुप्ले जानता था कि हमारी जो है सैन्य या फौज जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि अंग्रेजों का सामना कर ले। वो चाहता था युद्ध ना हो, परंतु अंग्रेज तो लड़ने को उतावले थे। क्या हुआ, यहाँ पे कह सकते हो युद्ध शुरू हो गया है। बर्नेट आया था लड़ने के लिए निकोलस मोन्स की तरफ से। अब क्या युद्ध शुरू हो गया। डुप्ले पहले शुरुआत में पराजित हुआ, वो अनवरुद्दीन से कहने लगा कि आप हमारी मदद करें। अनवरुद्दीन ने कहा नहीं। अब क्या होता है, जो ये डुप्ले था इसने अपनी सहायता के लिए एक व्यक्ति के पास लेटर लिखा। मॉरिशस उस समय कह सकते हो पूरा जो है कब्जे में था फ्रांसीसियों के। अब डुप्ले ने कह सकते हो ला बोर्डोने को जो है पत्र लिखा कि आप हमारी मदद करें आके। ला बोर्डोने यहाँ पे आ जाता है। अब कहानी मजेदार होगी। ला बोर्डोने यहाँ पर जब आ गया, युद्ध हुआ दोनों के बीच में और इसमें अंग्रेज बहुत अच्छे तरीके से पराजित हुए और जो मद्रास वाला क्षेत्र था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। कब्जे में जब आ गया तो अब फिर लड़ाई फिर ये बढ़ जाती है कि डुप्ले कहता है कि भैया हम जो है जितना जीते हैं ये हम बेच देंगे। डुप्ले कहता नहीं, ये मेरे मान सम्मान की बात है, आप बेचेंगे क्यों नहीं। अब क्या होता है, लगभग में 4 लाख पाउंड में जो है मद्रास पुनः अंग्रेजों को बेच देता है। डुप्ले को बहुत धक्का लगा कि अरे हम हमारे मान सम्मान की बात थी, तुमने बेच दिया। डुप्ले पुनः जो है आक्रमण कर देता है और पूरा फिर क्षेत्र जीत लेता है, मद्रास वाले क्षेत्र। अब अनवरुद्दीन यहाँ पे ताक लगाए पड़े हैं क्योंकि डुप्ले ने जब उनके से मदद मांगने गया था तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि आप जो है हमें, अगर आप जो है बीच में हस्तक्षेप ना करें तो हम जो है जो मद्रास वाला क्षेत्र जीतेंगे वो आपको पुनः वापस कर देंगे या आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन कह रहे हैं अब हमको मद्रास वाला क्षेत्र दे दीजिए।
लेकिन जो है डुप्ले देने तैयार नहीं। तो एक युद्ध होता है ये अंडयार का युद्ध। इसमें जो है कह सकते हो अनुरुद्दीन ने अपने बच्चे को भेजा, मोहम्मद खली या महफूज खां नाम भी उसका लिखा मिलता है। उसने जो है अंडयार का युद्ध लड़ा। इसमें डुप्ले और कह सकते हो महफूज खां या कह सकते हो मोहम्मद अली के बीच में युद्ध होता है। इसमें जो है ये जो अनुरुद्दीन है वो हार जाता है या उनका पुत्र जो हार जाता है। और इसके बाद में फिर आखिरी में थोड़े ही दिन बाद 1748 में एक संधि होती है। किसके इसके मध्य में अंग्रेजों और जो है फ्रांसीसियों के मध्य में एला सापल की संधि या एक्सला सापल की संधि 1748 में। और इसमें क्या होता है, संधि में ये कहा जाता है कि हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो अंग्रेजों की हमेशा से ही नीति रही है। और इसमें जितने जो भाग जीते थे, जैसे यहाँ पे आपकी बात करें भारत में फ्रांसीसियों ने मद्रास जीता था, वो अंग्रेजों को लौटा दिया। और अगर यही बात करें ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पे लुइसबर्ग जो है जीता था अंग्रेजों ने लुइसबर्ग किसको लौटा दिया, फ्रांसीसियों को लौटा दिया। तो जैसी स्थिति थी यथावत वही स्थिति बनी रही प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद। तो हमें आशा है कि आप सभी को प्रथम कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया होगा। दूसरी कहानी शुरू होती है 1749 से 1754 तक, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें जो है क्या कारण रहा, तो मैंने देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कि क्या स्थिति है भारत की। हैदराबाद में निजाम कौन था, निजाम उल मुल्क, और इधर जो है कर्नाटक में दोस्त अली। अब क्या होता है, इधर निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, इधर दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब जो डुप्ले था, कह सकते हो डुप्ले इतिहास में जो है सभी राजाओं को लड़ाना शुरू किया था और हस्तक्षेप करना शुरू किया था। अब डुप्ले ने क्या किया, सबसे पहले हैदराबाद वाले क्षेत्र में जो मिला जाके मुजफ्फर जंग के साथ, कहा कि तुम जो है लड़ो इनके खिलाफ, किसके खिलाफ, नासिर जंग के खिलाफ, और हम तुम्हारा साथ देंगे। और इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहुंचा, वहां पे चांदा साहब से कहा तुम लड़ो हम तुम्हारा साथ देंगे। अब क्या होता है, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर जो है युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं अनवरुद्दीन के खिलाफ पहले। अब इसमें अनवरुद्दीन के साथ जो आ गए अंग्रेज। अब इसमें क्या होता है, अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई किस युद्ध में, तो ये आपके सामने लिखा है अंबूर के युद्ध में। अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। किसने कर दी, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और कह सकते हो फ्रांसीसी मिलकर या डुप्ले ने मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। यहाँ पे युद्ध में अंबूर का युद्ध हुआ, इसमें समझो एक तरीके से समझ सकते हो कि फ्रांसीसियों की जीत हुई। और चांदा साहब ने खुश होकर जो है डुप्ले को 100 गांव जो है उपहार में दिए थे। अब इधर बात आती है हैदराबाद वाले क्षेत्र में। अब तो अंग्रेजों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुई है, क्योंकि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो वो अब पहुंचे जाके किसके पास, नासिर जंग के पास, कि तुम युद्ध लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इधर जो है नासिर जंग अंग्रेजों की तरफ हैं और इधर जो है डुप्ले जो है चांदा साहब मुजफ्फर जंग की तरफ हैं। अब क्या होता है, इधर भी युद्ध होता है और नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। अब तो अंग्रेज बहुत ही अच्छे तरीके से पराजित हो गए। जैसे आजकल आप सब देखते होंगे कि चुनाव में क्या होता है कि मान लो कोई गांव में कोई बहुत प्रभावी क्षेत्र है, वहाँ पे कोई एक बहुत प्रभावी व्यक्ति है और वो मान लो कोई भी जाति का है या कह सकते हो कोई भी धर्म का है, और सीट पता चला उसकी नहीं रही हो, तो क्या कर देता है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर देता है कि तुम हमारी तरफ से चुनाव लड़िए। और उसमें अगर वो हार जाता है तो उसकी स्वयं की हार नहीं होती, जिसने खड़ा किया था उसकी हार होती है। इसी तरीके से इसमें अंग्रेजों की हार बहुत तगड़ी हो गई और फ्रांसीसी जीत गए थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे हम बदला लें, कैसे बदला लें। इसके लिए उसने तैयार किया मोहम्मद अली को। ये इधर मोहम्मद अली है। इसके पहले थोड़ी और कहानी बनती है। इधर क्या था, मुजफ्फर जंग को अब गद्दी पर बैठाना था हैदराबाद में, और इसके लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बुस्सी। एक व्यक्ति था जिसने डुप्ले ने बुस्सी को बुलाया था और उसने कहा कि मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठा दो। लेकिन मुजफ्फर जंग ज़्यादा चतुराई दिखा रहा था, जिसके चलते मुजफ्फर जंग की बुस्सी ने हत्या कर दी और सवालत जंग को गद्दी पर बैठा दिया हैदराबाद के। तो इधर गद्दी पर बैठे हैं चांदा साहब और इधर गद्दी पर बैठ गए हैं सवालत जंग। इसको कहते हैं किस्मत। बैठने वाले थे नासिर जंग, लड़ाई हुई मुजफ्फर जंग के साथ और मुजफ्फर जंग भी की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर बैठ जाते हैं सवालत जंग। अब ये स्थिति है। अब अंग्रेजों की यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पराजित हुई थी या उनका जो है कैसे हार हुई थी, जिसके चलते अब क्या होता है, इधर ये सवालत जंग है और इधर जो है चांदा साहब है। अंग्रेजों ने कहा कि चलो अभी हमारे पास एक कैंडिडेट है जिसको हम अभी लड़वा सकते हैं। वो कौन था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को बुलाया कि तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके चलते उस समय एक व्यक्ति आया था गवर्नर बनकर, सैंडर्स उस समय गवर्नर था मद्रास का। और इसका एक क्लर्क था। क्लर्क कौन था क्लाइव।
क्लाइव उस समय क्लर्क था। तो क्लाइव ने सैंडर्स को एक सुझाव दिया, कहा साहब अगर हम लोग जो है एक सेना नहीं 2 सेना मिलकर लड़ें तो हम जो है फ्रांसीसियों को हरा सकते हैं। तो सैंडर्स ने कहा ये बात ठीक है। तो सैंडर्स ने कहा यार तुम क्लर्क हो, ऐसा करो तुम ही सेनापति बन जाओ और इस युद्ध को संभालो। अब क्या होता है, सैंडर्स का घेरा इधर पड़ जाता है और इधर जो है क्लाइव जो है त्रिचनापल्ली वाले क्षेत्र में जाकर अपना डेरा डाल देता है। लगभग में क्लाइव बहुत ही कह सकते हो योद्धा व्यक्ति था। उसने 53 दिन तक भूख हड़ताल या कह सकते भूखे प्यासे लगातार बैठा रहा। आखिरकार चांदा साहब को उतरना पड़ा युद्ध के मैदान में और वहां पे चांदा साहब उतरते हैं मैदान में और चांदा साहब की हत्या कर देता है रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ से कहानी और ज़्यादा गंभीर हो जाती। अब भैया बचा कौन, रजा खां इधर बचे हैं और इधर मोहम्मद अली बैठे हैं। अब अंग्रेज यहाँ से जीत जाते हैं क्योंकि इधर जो सवालत जंग है, अब इधर जो क्या था, यहाँ पे डुप्ले थे इनके साथ। डुप्ले जब इधर चांदा साहब हारे तो बुस्सी को बुला लिया डुप्ले की, इधर लड़ो आके। और जब यहाँ से बुस्सी चले गए तो जिसके चलते सवालत जंग अकेला पड़ गया और अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अटैक कर दिया और सवालत जंग भी भाग गया वहाँ से, जिसके चलते अब पूरा दबदबा किसका आ गया है, अंग्रेजों का आ गया। कहानी बहुत उलझी है, अगर ना समझ में आ रही हो तो मैंने जो डिस्कशन में लिंक दी है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब सवालत जंग भी यहाँ पे मर जाता है, या सवालत जंग यहाँ से भाग जाता है। अब पूरा कंट्रोल आ जाता है अब अंग्रेजों के हाथ में। ये वो वाला हाल हो गया, कभी पाला इधर कभी इधर, कभी लगता है अंग्रेज जीत रहे हैं कभी फ्रांसीसी। आखिरकार फिर ये युद्ध शांत होता है और एक संधि होती है पांडिचेरी की संधि। आप इसमें ये याद रखना है क्योंकि देखो 1748 में युद्ध खत्म हुआ, एलएस शापल की 1748 में संधि हो गई। इधर युद्ध समाप्त हुआ है 54 में, लेकिन संधि हुई है 55 में। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना आपको। इसके बाद में इस संधि होती है, इसमें कुछ ही क्षेत्र हैं जो सवालत जंगों को दे दिए जाते हैं और सब जितने भी क्षेत्र थे, चाहे कर्नाटक वाला क्षेत्र हो चाहे हैदराबाद, वो सब मिल जाता है मोहम्मद अली को जो अंग्रेजों के अधीन थे। यहाँ पूरा दबदबा हो जाता है अंग्रेजों का। इसके बाद में शुरू होता है तृतीय युद्ध जो 1756 से 1763 तक चलता है और इसमें एक मेन युद्ध हुआ है बांडीवाश का युद्ध। इसे जो है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला है। यहाँ पे धीरे धीरे अब समय देख रहे हो कितना है 1756, अभी 1757 में प्लासी का युद्ध होगा तो धीरे धीरे अंग्रेजों की जो है स्थिति और मजबूत हो जाएगी। अब ये युद्ध शुरू होता है बांडीवाश का युद्ध। इसके पीछे कारण क्या है, अब देखो प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हो गया था फिर से और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना साथ दे रहे थे। अब वहां से लड़ाई शुरू हुई। अब की बार फ्रांसीसी लोगों ने अटैक कर दिया भारत में। उसने जो एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था काउंट डी लाली को भेजा कि जाओ मारो जाके अंग्रेजों को। अब यहाँ पे काउंट डी लाली आया और जोश जोश में अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, अंग्रेज शुरू में हार गए। अच्छा, अब युद्ध शुरू हो गया तो अब क्या होता है, अंग्रेज बिल्कुल सक्रिय तरीके से 1757 का उधर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उधर अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई थी। इसके बाद काउंट डी लानी ने जो है जैसे डेविस फोर्ट डेविस पे जो है कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में ये जो तुम्हारा काउंट डी लाली था इसने अलग अलग तंजौर पर आक्रमण किया, मद्रास पर घेरा डाला, लेकिन असफल रहे क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई थी। आखिरकार फिर अंग्रेजों ने एक जोर लगा के कह सकते हो वांडीवास का युद्ध लड़ा। किसकी अध्यक्षता में, सर आयरकूट की अध्यक्षता में। सर आयरकूट की अध्यक्षता में 1759 में युद्ध लड़ा जिसमें फ्रांसीसियों को बहुत बुरे तरीके से पराजित किया। क्यों पराजित किया उसके पीछे एक कारण है, समझिए। क्योंकि अंबूर का युद्ध हुआ, उधर लगातार सैंडर्स का घेरा पड़ा, त्रिचनापल्ली का घेरा हुआ, जिसके चलते वहां पे फ्रांसीसी बहुत परेशान हो गए थे। फ्रांस के देश से एक न्योता आया कह सकते हो या फिर एक आदेश आया कि भैया जो डुप्ले हैं ये पुनः अपने देश लौटाएं फ्रांस। और जैसे ही डुप्ले फ्रांस वापस गया उसकी जगह पे कैसे गोडे हुई डे जोमेंट जो एक व्यक्ति आता है और वो तुरंत ही संधि कर लेता है कि पांडिचेरी के संधि। तो यहाँ से डुप्ले तो चला गया है, अब शांतिदायक वाले व्यक्ति आए हैं, तो इसके चलते फिर पूरा दबदबा किसका था, अंग्रेजों का था। तो उसके चलते फिर यहाँ पे वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बहुत अच्छे तरीके से पराजय होती है। और फिर उसके बाद में 1763 में एक संधि होती है पेरिस की संधि, और इस संधि के माध्यम से कहा जाता है कि अब जो है फ्रांसीसी कोई भी सेना नहीं रखेंगे, पहली शर्त। इसके अलावा कुछ क्षेत्र थे जैसे चंद्रनगर था वो अंग्रेजों ने ले लिया क्योंकि वो बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ से व्यापार करना बहुत आसान था और वहाँ से बहुत राजस्व मिलता था, जिसके चलते वो अंग्रेजों ने ले लिया। और जितना भी क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से जीता था वो सब उन्हें लौटा दिया। कहा कि आप जो है सेना नहीं रखेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब कोई भी सेना
देश जो है अपनी सेना नहीं रखेगा तो व्यापार अच्छे तरीके से कैसे कर पाएगा, दूसरे से लड़ेगा कैसे। तो यहीं से कह सकते हो फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो जाता है और तृतीय युद्ध कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप सभी को पता है 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है और फिर वो जो है 1947 तक बहुत मजबूती तरीके से रहते हैं और आखिरकार 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद होता है तो फिर अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं। वैसे अंग्रेज थोड़े दिन तक रहे थे, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो हम लोगों को दिमाग से अंग्रेजी ही बना गए हैं, क्योंकि देख रहे होंगे कि आजकल अंग्रेजी का ज़माना आ गया है। और लॉर्ड मैकाले ने भी कहा था कि हम क्या करेंगे, लोग जो है जन्म से या पैदा तो होंगे भारतीय, लेकिन हमको दिमाग से अंग्रेज बना देंगे, तो वही स्थिति आ गई है। खैर कोई नहीं, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, और कैसा प्रयास रहा है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।